दोस्तों आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हो घर की कंस्ट्रक्शन, वो भी शुरू से लेकर एंड तक, स्टेप बाय स्टेप। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको घर के प्लान यानी कि एक्सकावेशन से लेकर लास्ट फिनिशिंग पेंट वर्क तक के सभी कामों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। दोस्तों आज की यह वीडियो देखने के बाद मैं पक्का आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजें क्लियर करते हुए आगे बढ़ूंगा। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए दोस्तों ज्यादा देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं घर के प्लान की। तो घर का प्लान आप किसी आर्किटेक्ट इंजीनियर से पहले ही बनवा ले, ताकि आपको प्लान में कोई भी चेंजेस करने हो तो वो भी पहले से ही करवा कर रखे। मतलब आप अपने हिसाब से रिवीजन करा ले और जब आपका सेटिस्फेक्शन हो जाए तभी आप घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। और प्लान के साथ ही आप अपने खिड़की और दरवाजों की ड्राइंग या स्ट्रक्चरल ड्राइंग वगैरह भी पहले से ही ले लें। अब नेक्स्ट स्टेप आता है लेआउट। जी हाँ दोस्तों, लेआउट आपका वही इंजीनियर करता है जिससे आपने ड्राइंग या फिर घर का प्लान बनवाया हो। दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं कि आपका 20 से 25 हजार रुपए तो खर्च होता ही है। इसका फायदा यह होगा कि एक तो आपकी सिरदर्दी नहीं रहेगी, और अगर आप ठेकेदार के भरोसे सब कुछ छोड़ दोगे तो बाद में आपको पता चलता है ठेकेदार की गलतियों के बारे में। इसलिए आप घर बनवाते हुए किसी सिविल इंजीनियर से कंसल्ट जरूर करें और समय समय पर इंजीनियर की विजिट कराते रहे। अब नेक्स्ट स्टेप आता है लेआउट के बाद एक्सकावेशन। तो दोस्तों एक्सकावेशन आप मैनुअली भी करा सकते हो या जेसीबी मशीन से भी करा सकते हैं। मैनुअली कराने का यह फायदा होता है कि आपको जितना साइज एक्चुअल चाहिए होता है आप उतना ही एक्सकावेशन करा सकते हो, और जेसीबी वगैरह से समय तो कम लगता ही है, साथ ही खर्च भी कम आता है। और अगर आपको प्रॉपर एक्चुअल साइज का एक्सकावेशन कराना है तो आप मैनुअली कराइए। इसमें जिस साइज का भी फुटिंग होगा लेबर प्रॉपर वही साइज का एक्सकावेशन आपको करके देगा। जब यह प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है तब आता है हमारा पीसीसी का काम। तो पीसीसी आपको M10 करना है, मतलब आप पीसीसी 1-3-6 के रेशो से करें, जिसमें आपका 1 तसला सीमेंट, 3 तसला बालू और 6 तसला एग्रीगेट यानी कि गिट्टी रहेगा। इससे कम ग्रेड का आप पीसीसी बिल्कुल ना करें। अब इसके बाद अगला स्टेप आता है हमारा कॉलम या फुटिंग की मार्किंग। जी हाँ दोस्तों, पीसीसी करने के कम से कम 12 घंटे बाद आपको कॉलम फुटिंग मार्किंग करके अपने फुटिंग का जाल बांध देना चाहिए। उस पर ऐसे कॉलम को खड़े करें जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। दोस्तों कॉलम को प्रॉपर अच्छे से सपोर्ट दे, ताकि फुटिंग की कंक्रीट करते हुए या वाइब्रेटर का यूज करते हुए कॉलम इधर उधर न खिसके। तो यह चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब यहां तक का काम होने के बाद आता है हमारा पेडिस्टल वर्क। तो दोस्तों पेडिस्टल का काम करने से पहले आपको यह ध्यान रखना है कि आपको पेडिस्टल की प्रॉपर शटरिंग करनी है, और फिर आपको उसकी कंक्रीट अच्छे से करनी है। और कंक्रीट करते हुए आपको वाइब्रेटर का तो यूज करना ही करना है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इन सब के बाद हमें अगला काम करना होता है फुटिंग या कॉलम की बैक फिलिंग। तो दोस्तों ध्यान रहे कि बैक फिलिंग करते हुए आपको वाइब्रेटर मशीन का यूज करना है, या आप इसमें थोड़ा थोड़ा 1-1, 2-2 फीट का फिलिंग करें और उसमें पानी छोड़ते रहे। ऐसा करने से आपकी सोयल अच्छी तरह से बैठ जाती है, जो बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं देती। अब यह सब प्रोसीजर होने के बाद हमें प्लिंथ बीम का सरिया बांधना होता है। दोस्तों जब सरिया बनता है तो आपको ध्यान देना है कि आपका प्लिंथ बीम रोड से कम 2 से 3 फीट ऊपर हो। दूसरा, प्रॉपर तरीके से प्लिंथ बीम का सरिया बंधे, वह भी ड्राइंग के अकॉर्डिंग। दोस्तों बेहतर होगा कि आप अपने सिविल इंजीनियर से चेक करा ले, उसके बाद ही प्लिंथ बीम की कास्टिंग करें। और प्लिंथ बीम कास्टिंग यानी कि ढलाई करते हुए यह जरूर ध्यान रखें कि आपको प्रॉपर वाइब्रेटर का यूज करना है, और कास्टिंग के ढलाई के नेक्स्ट डे आपको अच्छी तरह से उसकी क्यूरिंग करती रहने हैं, वह भी कम से कम 10 दिनों तक। अब दोस्तों इसके बाद जो हमारा अगला काम होता है वह होता है डीपीसी को प्रोवाइड करना। जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हो, डीपीसी यानी कि डैम प्रूफ कोर्स। दोस्तों जिस घर में डीपीसी दी जाती है वहां पर सीलन आने के बहुत कम चांसेस होते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, कुछ ऐसे आपकी दीवारें खराब होने से बचेगी, आपका पेंट प्लास्टर सुरक्षित बना रहेगा। अब दोस्तों बहुत लोगों का यह क्वेश्चन रहता है कि डीपीसी किस लेवल पर दे। तो दोस्तों आपको हमेशा डीपीसी अपने फिनिशिंग फ्लोर लेवल से ठीक 1 या 2 इंच ऊपर देनी चाहिए। दोस्तों डीपीसी आप कंक्रीट की बनाकर डाल सकते हैं, और फिर उसके ऊपर वाटरप्रूफिंग केमिकल या फिर आप कोल तार बिटुमिन का एक कोट कर सकते हो, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। तो ऐसा करने से आपके घर में सीलन नहीं आएगी। इसके बाद आपको कॉलम की कास्टिंग करनी होती है। तो दोस्तों कॉलम को आपको लोहे के फर्मे से या फिर प्लाई बोर्ड के फर्मे से ही भरना है। ऐसा नहीं कि आप इधर उधर फट्टा वगैरह लगाकर भरे, वह बिल्कुल गलत है। कॉलम भरते समय आपको प्रॉपर वाइब्रेटर का यूज करना चाहिए, और लास्ट में प्लम्बों की सहायता से चेक कर लेना है कि कॉलम का वर्टिकल बिल्कुल सीधा हो। अब दोस्तों एक क्वेश्चन यह आता है कि पहले कॉलम भरे या फिर ब्रिक वर्क करे। दोस्तों
आप दोनों काम कर सकते हो। इसमें कॉलम को पहले भरने से यह फायदा है कि आपके कंस्ट्रक्शन की स्पीड बढ़ जाती है, यानी कि आपका कम समय में ज्यादा काम हो जाता है। और कॉलम के साथ में ब्रिक वर्क करने से आपको यह फायदा है कि इससे कॉलम और ब्रिक वर्क दोनों के बीच में अच्छी तरह से बॉन्ड बन जाता है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार दोनों तरह से काम कर सकते हो। अब दोस्तों चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की ओर। दोस्तों कॉलम को कास्टिंग करने के बाद कुछ लोग होते हैं जो पहले स्लैब यानी कि छत की ढलाई कर लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले ब्रिक वर्क का काम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ही छत की ढलाई करते हैं। तो आप दोनों तरह से काम करा सकते हो। जो मैंने इस वीडियो में समझाया है वह है हमारा दूसरा तरीका, यानी कि हम पहले सब ब्रिक वर्क करेंगे, उसके बाद ही छत की ढलाई करेंगे। दोस्तों कॉलम कंक्रीट वर्क होने के बाद हमें सबसे पहले सिल लेवल तक ब्रिक वर्क करना होता है, और साथ ही दरवाजों की चौखट यानी कि डोर फ्रेम्स को भी खड़ा करना होता है। दोस्तों ध्यान रखिए कि दरवाजों की चौखटें यानी कि दरवाजों के फ्रेम को आपको अच्छी तरह से सपोर्ट देना होगा, और साथ ही आपको दरवाजों के सभी चौखटों को प्लम्बर की मदद से चेक कर लेना है कि वह एकदम सीधा हो। अब इन सब प्रोसीजर के बाद हमारा अगला काम आता है सिल बैंड। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, यह सिल बैंड है। अब एक क्वेश्चन यह आता है कि सिल बैंड क्यों देना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, सिल बैंड इसलिए दिया जाता है ताकि यदि किसी कारणवश आपके घर की फ्लोर सेटल होने लगे या फर्श बैठ जाए, तो ऐसी कंडीशन में सिल बैंड दीवारों में क्रैक आने से रोकता है। और दूसरा, सिल बैंड ऊपर से आने वाले लोड को भी इक्वल पूरी दीवार पर ट्रांसफर कर देता है, इसलिए दीवारों में क्रैक आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब अगला स्टेप आता है हमारा ब्रिक वर्क अप टू लिंटल बीम। जी हाँ दोस्तों, हम लिंटल बीम तक का ब्रिक वर्क कंप्लीट करेंगे, और साथ ही इस लेवल पर आने वाली सभी खिड़कियों को ब्रिक वर्क के साथ ही फिक्स कर देंगे। इसके बाद घर की सभी दीवारों पर लिंटल बीम देना होता है। लिंटल बीम खिड़की और दरवाजों के ठीक ऊपर दिया जाता है। वैसे तो दोस्तों लिंटल बीम घर की सभी दीवारों पर देना चाहिए, लेकिन अगर आप लिंटल बीम सभी घर की दीवारों पर नहीं देना चाहते तो आप कम से कम खिड़की और दरवाजों के ऊपर एक छोर से दूसरे छोर तक लिंटल बीम जरूर प्रोवाइड करें। अब दोस्तों लिंटल बीम का काम कंप्लीट होने के बाद आपको फिर से ब्रिक वर्क करना होता है अपनी स्लैब लेवल तक। तो इसके बाद आप स्लैब लेवल तक का ब्रिक वर्क कंप्लीट करें। इसके बाद आप स्लैब की शटरिंग शुरू कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रहे कि स्लैब की शटरिंग करते हुए शटरिंग में बहुत ज्यादा गैप न हो, नहीं तो छत ढलाई के समय उसी गैप से कंक्रीट नीचे गिरेगा, इससे आपका मटेरियल की वेस्टेज होगी। और साथ ही आप ध्यान रखें कि आपकी शटरिंग में लगने वाली बल्लियां वगैरह वह बिल्कुल सीधी रहे। अब स्लैब शटरिंग कंप्लीट होने के बाद आप छत में सरिया बनाने का काम स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों सरिये को आपको प्रॉपर डिजाइन से बाइंडिंग कराना होगा, या आप अपने सिविल इंजीनियर से विजिट जरूर कराएं और सरिये की चेकिंग करा ले। अब इन सब के बाद आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग पाइप का काम आता है। आप ध्यान रखें कंडक्टिंग पाइप किसी अच्छी कंपनी का ही यूज करें, जो स्लैब पर काम करते हुए लेबर के चलते फिरते हुए ना टूटे। बाइंडिंग वायर से अच्छी तरह से पाइप को अच्छी तरह बांध भी ले, और लाइट बॉक्स, फैन बॉक्स सभी को साइड से टेपिंग कर दे ताकि इसमें कंक्रीट न घुसे। अब दोस्तों शटरिंग वर्क, स्टील वर्क और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग वर्क कंप्लीट होने के बाद अब आप छत ढलाई का काम करा सकते हो। दोस्तों छत ढलाई करने से ठीक एक दिन पहले आपको गिट्टी, बालू, सीमेंट और पानी इन सब की व्यवस्था पहले से कर लेनी चाहिए। अब दोस्तों आता है आपका छत ढलाई करने का दिन। तो दोस्तों छत ढलाई करते समय प्रॉपर वाइब्रेटर का तो यूज करना ही करना है, और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि कंक्रीट अच्छे से मिक्स भी हो रही है या नहीं। दोस्तों एक बात और आपको ध्यान रखना है कि आपको छत ढलाई में अच्छा मेसन बुलाना चाहिए, ताकि वह स्लोप वगैरह को अच्छे से मेंटेन कर सके और फिनिशिंग वर्क को अच्छी तरह कंप्लीट करे। अब दोस्तों छत ढलाई करने के बाद नेक्स्ट डे ही आप पूरी छत पर छोटी छोटी क्यारी बना दीजिए, और आप कम से कम 14-15 दिनों तक छत पर डेली क्यूरिंग करें, यानी कि छत पर पानी भरकर छोड़ दे। दोस्तों ध्यान दें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से एंड तक आपको हर रोज क्यूरिंग तो करनी ही करनी है। दोस्तों अगर आप गर्मियों के मौसम में कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं तो आपको कम से कम दिन में 3 से 4 बार क्यूरिंग जरूर करनी चाहिए, और अगर आप सर्दियों के मौसम में कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं तो आपको कम से कम 2 बार तो क्यूरिंग करनी ही करनी चाहिए। अब स्लैब का काम खत्म होने के बाद हमारा काम आता है प्लम्बिंग फिटिंग का। तो दोस्तों आपको प्लम्बिंग फिटिंग अच्छी तरह से करा लेनी चाहिए, चाहे इसमें आपकी बाथरूम हो, टॉयलेट हो या फिर आपकी किचन हो। दोस्तों सभी जगह पर आपको प्लम्बिंग फिटिंग अच्छी तरह से करा लेनी है। दोस्तों प्लम्बिंग का काम आप किसी एक्सपर्ट प्लम्बर से ही कराएं, नहीं तो बाद में आपको बहुत लॉस उठाना पड़ सकता है, इसलिए किसी अच्छे प्लम्बर से प्लम्बिंग का काम कराएं। ठीक इसी के साथ हमारा काम चलता है इलेक्ट्रिकल का भी। आप इलेक्ट्रिकल पाइप को दीवारों में फिक्स करा सकते हो, और साथ ही दीवारों में लाइट बॉक्स वगैरह को भी फिक्स करा सकते हो। अब नेक्स्ट होता है हमारा घर में प्लास्टर का काम। तो घर में जहां जहां पर भी प्लास्टर करना होता है, वहां सभी जगह पर प्लास्टर करने से 3 या 4 दिन पहले
आपको सभी दीवारों को अच्छी तरह से क्यूरिंग करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कुछ ही सालों में प्लास्टर झड़ने लगता है और वह झड़कर नीचे गिर जाता है। तो आपको इस बात का भी जरूर ध्यान रखना होगा। अब प्लास्टर का काम कंप्लीट होने के बाद आता है फ्लोरिंग या टाइल पत्थर का काम। मतलब अब आप अपने घर में टाइल पत्थर का काम चाहे तो करा सकते हैं। वह आप टॉयलेट बाथरूम में या आपके बेडरूम में, किचन में, स्टेयर्स में, आप सभी जगह पर टाइल पत्थर वगैरह का काम करा सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपका खिड़की दरवाजों का काम या स्टेयर रेलिंग का काम या फिर पैराफिट वगैरह की रेलिंग का काम। इन सभी कामों के बाद अब हमारा अगला स्टेप होता है घर का फर्नीचर का। जी हाँ दोस्तों, अब आप अपने घर का फर्नीचर का काम स्टार्ट करा सकते हो। इसमें आपके खिड़की दरवाजे, बेड, सोफा, अलमारी वगैरह सब कुछ फर्नीचर में आ जाता है। तो इसके बाद आप फर्नीचर का काम करा सकते हैं। और अब लास्ट में आता है घर का पेंट या पुट्टी वर्क। दोस्तों, ऊपर बताए गए सभी काम को स्टेप बाय स्टेप फिनिश करने के बाद लास्ट में आप पेंट का काम कराए। ध्यान रहे, पेंट आपको किसी अच्छी कंपनी का ही कराना चाहिए ताकि आपका घर मजबूती के साथ साथ सुंदर भी दिखाई दे। दोस्तों, ऊपर बताए गए सभी कामों को यदि आप स्टेप बाय स्टेप कराते हैं तो आपका घर बनकर तैयार हो जाएगा। और दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की यह कोशिश आपके जरूर काम आएगी। दोस्तों, अगर आप सबको मेरा नमस्कार।